टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ लिया था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने 3 रूल पढ़ाए थे। कितने रूल? 3। एक एंड होना चाहिए पॉजिटिव प्रेशर पर, एक एंड निगेटिव प्रेशर पर, कॉलम ऑन पेपर। और ऐसा हमारे प्लांट में है भी है। क्या था? पॉजिटिव प्रेशर पे कौन सा प्रेशर था? रूट प्रेशर। निगेटिव प्रेशर ट्रांसपायरेशन पुल, और वाटर कॉलम डिसकंटिन्यूअस की कॉन्टिन्यूअस थे। उस सब को देखने के बाद आज हमारा अगला टॉपिक है हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं बच्चों से पूछता हूँ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, तो मैं बता रहा हूँ बच्चे कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन ही मुझे नहीं मालूम। वो कहते हैं एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। मैं कहता हूँ व्हाट इज एब्जॉर्ब कर लेना? एब्जॉर्ब कर लेना मतलब एब्जॉर्प्शन। उनको डेफिनेशन ही नहीं मालूम होती व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तब मैं उनसे बोलता हूँ कि ड्रॉ योर डायग्राम व्हाट एवर यू है। अभी तक आपने जो भी सीखा है उसको आप ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद रूट को ड्रॉ करो, और रूट को ड्रॉ करने के बाद पानी यहाँ पर सोचो, और इस पानी का या फिर इस मिनरल का कहां तक पहुंच जाना एब्जॉर्प्शन है वो मुझे बताओ। तो मैं बोलता हूं एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। इट इज फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम अप टू, नो नॉट द रूट, इट इज अ जाइलम ऑफ रूट। कहां तक? जाइलम ऑफ रूट तक चीजों का पहुंच जाना। ये रहा जाइलम के वेसल, और जाइलम ऑफ रूट तक चीजों का पहुंच जाना इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। बता पाओगे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉइल अप टू जाइलम ऑफ रूट। जाइलम ऑफ रूट। तो अभी मैं तुमको पढ़ा दूं मुझे क्या पढ़ाना है। जब भी मैं ये एरो बनाऊंगा इसका मतलब ये एब्जॉर्प्शन है। क्या है? एब्जॉर्प्शन। और जब भी मैं ये एरो बनाऊंगा इसका मतलब एब्जॉर्प्शन है कि ट्रांसलोकेशन। क्या मैं आपको ट्रांसलोकेशन बता चुका हूं? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर प्लांट बाय द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम known as translocation. Hypothesis is mass flow. Take and positive, take and negative column. Got my point? तो बताओ ये एब्जॉर्प्शन है क्या? क्या ये एब्जॉर्प्शन है? और अगर ये एब्जॉर्प्शन है तो इसकी फीलिंग क्या? व्हाट इज फीलिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन? मूवमेंट ऑफ वाटर। और हमारे टॉपिक का नाम है हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। क्या नहीं बात करना है? मिनरल। तो हम वाटर की तरफ देखते हैं। खैर, जाइलम ऑफ रूट तक पहुंचने के लिए हमें रूट की एनाटॉमी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? और क्या आपको एनाटॉमी आती है? मुझे बताइए। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एपिडर्मिस की कॉर्टेक्स, बोलो कॉर्टेक्स है। अच्छा, रूट के बाद फिर क्या आया? एंडोडर्मिस। थैंक यू वेरी मच, इट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की स्ट्रिप याद है? नाम बताओ। और फिर पेरिसाइकल। वेरी गुड, पेरिसाइकल है। और फिर रूट है तो वस्कुलर बंडल, रेडियल। कैसे? रेडियल। और रेडियल का मतलब जाइलम अलग, फ्लोएम अलग। मान लीजिए ये है जाइलम, तो ये फ्लोएम, ये क्या है? जाइलम। तो बताओ जाइलम और फ्लोएम एक ही साथ है क्या? पक्का? तो बताओ ये रहा अगर जाइलम, ये रहा अगर जाइलम, तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल से चलकर कहां तक पहुंचना? जाइलम। जाइलम तक पहुंचना इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो जब भी मैं पूछूं एब्जॉर्प्शन, कोई ये नहीं बोलेगा एब्जॉर्ब कर लेना, नहीं, कोई नहीं बोलेगा। ये बोलेगा तो गड़बड़ बोलेगा। बताओ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अप टू जाइलम ऑफ रूट। और इसमें रूट की मॉर्फोलॉजी बड़ी मदद करती है। अगर आपको रूट की मॉर्फोलॉजी याद है तो काम बन जाना है मेरा। आपको याद होगा रूट के 3 जोन याद है? पहले कैप, नाम बताओ रूट, बहुत बढ़िया, रूट कैप है। दूसरा मेरिस्टेम,
क्या ये मेरिस्टेमेटिक जोन है? ये इलॉन्गेशन जोन पक्का। और ये मैचुरेशन जोन है। और मैचुरेशन जोन में कौन पाया जाता है? रूट हेयर। मैंने पढ़ाया था। तो रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर सरफेस एरिया घटाते कि बढ़ाते? ये क्लास चाहिए बस। और क्या चाहिए मुझे? यहां पर तुमने एक रूट हेयर एज्यूम किया। अगर रूट हेयर एज्यूम किया तो तुम किस जोन की रूट की बात कर रहे हो? यस, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक इलॉन्गेशन की मैचुरेशन। क्योंकि बड़ा ऑब्वियस है, यहां पर सेल में जाइलम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारी सेल डिवाइड कर रहे हैं और ये मैच्योर नहीं है। यहाँ पर भी मैच्योर नहीं है। और मैच्योर हुई होंगी तो यहाँ मैचुरेशन मतलब मेरिस्टेमेटिक ही परमानेंट। तो टिश्यू जाइलम एक टिश्यू कैसा टिश्यू है? परमानेंट। तो परमानेंट टिश्यू यहाँ तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा? होगा भी तो पैरेन्काइमा या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होगा। तो मैक्सिमम की मिनिमम तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमेशा रूट हेयर जोन में होगा। और रूट हेयर जोन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने का कारण भी ऑब्वियस पता चलता है। पहला कारण ये क्योंकि यहाँ पर मैचुरेशन जोन है, बहुत सारा जाइलम है। और दूसरा यहाँ पर सरफेस एरिया कम की ज्यादा और सरफेस एरिया ज्यादा। तो जब भी मैं मॉर्फोलॉजी बनाता हूं सामने एनाटॉमी जरूर बनाता हूं। और जब मैं एनाटॉमी बनाता हूं तो बच्चों से कहता हूं आप बताओ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। बोलते सर अब मैं बता दूंगा आपको। सर यहां से चलना है। कहां से चलना है? चलिए मैं चल रहा हूं। सर आप सॉइल से चलिए। चलो भाई सॉइल से चल रहे। सॉइल से चलिए। पहले कौन मिला? रूट, फिर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर क्या ये एब्जॉर्प्शन है? यस। लेकिन आपने देखा नहीं, यहां पर स्ट्रिप है। बोलो कैस्पेरिन स्ट्रिप परमेबल की इम्परमेबल। तो एब्जॉर्प्शन इतना आसान नहीं है जितना दिखता है कि सर यहां से पानी चला वहां पहुंच गया। कोई खरगोश को उसके घर थोड़ी ना पहुंचाता है। आपने वो सब देखी होगी पजल। खरगोश को उसके घर पहुंचाओ तो तुम रास्ता बना देंगे। ये वो नहीं है। यहाँ सेल है और मुझे उन सेल के नाम चाहिए। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर जाइलम। और जाइलम में कितने टिश्यू? 4। याद है? yes, एक और ट्रैकी, वेसल। और मुझे मेनली पहुंचाना है बेटा, मेनली पहुंचाना है वेसल तक। कहां तक? आप बताओ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? बता पाओगे? इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम ऑफ रूट। और बोलते हैं यहां से यहां तक पानी पहुंचे, इसके लिए भगवान ने 2 रास्ते बनाए। कितने रास्ते? और वो 2 रास्ते 2 पाथवेज के नाम से जाने जाते हैं। वन इज नोन एज एपोप्लास्ट। फिर से बोलो। और दूसरा कौन सा? तो बताओ पानी के एब्जॉर्ब करने के कितने पाथवे? एक एपोप्लास्ट, दूसरा सिम्प्लास्ट। और एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के ये 2 पाथवेज हैं, इसी से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। और आज मैं आपको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट सिखा दूंगा क्योंकि तुमको ये मालूम है कि तुमको कहां चलना है। चलो रूट में तुम्हें कहां से कहां तक जाना है? सॉइल से जाइलम ऑफ रूट। सॉइल से अगर वो कर गए तो वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। मैं इसे हटा दूं? अब अगर मैं इसे हटा दूंगा तो मुझे बड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि तुमको डेफिनेशन आ गई। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? मूवमेंट ऑफ जाइलम ऑफ। तो चलिए रूट, सॉइल से लेकर रूट तक क्या क्या मिलेगा बनाए? सबसे बाहर एपिडर्मिस। आपकी बुक ने बनाई है तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एपिडर्मिस के बाद बोलो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स। वेरी गुड। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। थैंक यू वेरी मच। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल। और इसके बाद जाइलम वेसल। मैं इसको वेसल मान लेता
आपने देखा होगा मैंने गैप छोड़ा, क्यों गैप छोड़ा? क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक अ वॉल ऑल्सो, और वॉल हर जगह मिलेगी क्योंकि बेटा ये लोग प्लांट है, कैसी है? और प्लांट सेल में मेम्ब्रेन के अलावा क्या पाई जाती है? सेल वॉल। अगर सेल वॉल पाई जाती है तो ये सारी कोशिकाओं के पास अपनी अपनी सेल वॉल है। अब ऐसी एक सेल वॉल नहीं है, बहुत सारी सेल वॉल है, और सारी सेल है। तो मान लो ये एक सेल है, तो भाई मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ सेल्स की कमी थोड़ी ना, सेल तो बहुत सारी हैं सर, पर मैं इनको एक ही प्रकार की सेल में दिखा रहा हूं। तो बताओ ये सारी सेल क्या कहलाएंगी? एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, ये कुछ लोग अभी भी भटक गए होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा। चलो पढ़ा रहा हूं मैं। सबसे बाहर फिर कॉर्टेक्स की एक लेयर की बहुत सारी, मैंने एक ही बनाई है लेकिन है बहुत सारी। फिर एंडोडर्मिस, फिर वैस्कुलर। मुझे यहाँ तक पहुंचना है, और रास्ते में जो जो मिलेगा याद है? तो पहले क्या मिलेगा? एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स मिलेगा, कॉर्टेक्स मिलेगा। आप बताओ एंडोडर्मिस मिलेगा। यहाँ पर एक स्ट्रिप मिलेगी, याद है? बोलो कौन सी? कैस्पेरियन। सर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। बताओ प्लाज्मा साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगी, वॉल के अंदर? साइटोप्लाज्म में तो नहीं मिलेगी, वॉल में मिलेगी। अच्छा बताओ एंडोडर्मिस के बाद ये पेरिसाइट, और ये जाइलम का वेसल। शाबाश। और इस जर्नी को पढ़ना है। बताओ रूट हेयर कहाँ मिलेंगे? एपिडर्मिस से मिलेंगे। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये रहा रूट हेयर, हम पूरा एजम्पशन लेके चल रहे, ये रहा रूट हेयर। अब यहां पड़ा हुआ है वाटर, चलिए उठाते हैं। ये रहा वाटर, बोलते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करा करके हमें जाइलम तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले वाटर का होगा इम्बिबिशन। क्या होगा? बहुत ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि मैं बता सकता हूं, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन कैसी है? कोलाइडल। और कोलाइडल मेम्ब्रेन में एब्जॉर्प्शन की एडजॉर्प्शन, तो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। पानी एब्जॉर्ब होकर सेल के अंदर आएगा कि सेल वॉल? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई है, इसी को बोलेंगे बेटा सेल वॉल में आ जाना। सेल वॉल में आना किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन इज आल्सो नोन एज, सॉरी इम्बिबिशन इज आल्सो नोन एज डिफ्यूजन। तो कुछ किताबें लिखती हैं कि सबसे पहला प्रोसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसके द्वारा होता है? कुछ किताबें लिखती हैं इम्बिबिशन। बात एक ही है, पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? इम्बिबिशन। तो एपिडर्मिस की वॉल में पानी पहुंच गया, कहां पहुंच गया? वॉल। और वॉल के बाद अगर सेल वॉल टू सेल वॉल चले, किसके थ्रू? सेल वॉल। एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये है कि पानी सेल वॉल टू सेल वॉल चले। देखो ये सेल वॉल टू सेल वॉल चला जा रहा। और एक रास्ता ये है कि पानी साइटोप्लाज्म के अंदर घुस जाए। किसके अंदर? और फिर इस साइटोप्लाज्म से प्लाज्मोडेस्माटा के बाद प्लाज्मोडेस्माटा से इस साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म से प्लाज्मोडेस्माटा के इस साइटोप्लाज्म में, और फिर इस साइटोप्लाज्म में होते होते निकल जाए। सब नहीं समझ में आया? फिर से बता, पानी दो तरीके से जाइलम तक पहुंच सकता है, या तो किसके थ्रू जाए? सेल वॉल। या तो किसके थ्रू जाए? साइटोप्लाज्म। किसके थ्रू? साइटोप्लाज्म। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर गए, पानी ने एक्वापोरिन के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डुबकी लगा दी, तो अब कहां पहुंच गए? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से फिर प्लाज्मोडेस्माटा से दूसरे साइटोप्लाज्म, 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 साइटोप्लाज्म करते हुए पहुंचे। तो कितने रास्ते हैं? या तो वॉल के थ्रू जाओ, या तो साइड। बोलते हैं जो वॉल के थ्रू जाना है, मेरे पास लिखने के लिए यही जगह है तो मैं यही लिख दे रहा हूं। जो वॉल के थ्रू जाना है इट इज नोन एज एपोप्लास्ट। फिर से बोलो, एपोप्लास्ट। तो जब भी कोई पूछे व्हाट इज एपोप्लास्ट, तो जो मैं बोलूं वही बताना। कोई पूछे व्हाट इज एपोप्लास्ट, तो बोलना इट इज अ सिस्टम। क्या बोलोगे? पाथवे मत बोलना। क्या बोलना? पाथवे नहीं बोलना। क्या बोलना? सिस्टम। कोई पूछे व्हाट इज एपोप्लास्ट, बोलना इट इज अ सिस्टम ऑफ सेल वॉल। इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल वॉल। इंटरकनेक्टेड सेल वॉल
एंड इंटरसेलुलर स्पेस। सेल वॉल आपस में इंटरकनेक्टेड हो और उनमें स्पेस भी पाए जा रहे हो तो इसे बोलेंगे एपोप्लास्ट। ये यहां बड़ा ऑब्वियस दिखाई पड़ता है। बोलो ये क्या है? एपिडर्मिस। और बोलो ये क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। तो अब सेल वॉल से इंटरसेलुलर स्पेस से होकर गुजरो, बोलो किससे? एपोप्लास्ट। क्योंकि पैरेन्काइमा के बीच में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस। तो व्हाट इज एपोप्लास्ट? is the system of interconnected cell wall and intercellular space. Now, the same time, what is symplast? ध्यान से सुनना। कोई पूछे what is symplast, बोलना it is also a system. इसको भी सिस्टम ही बताना। बोलना it is a system of interconnected cytoplasm. क्या? Through plasmodesmata. Through plasmodesmata. It is a system of interconnected cytoplasm through plasmodesmata. तो हमारे पास दो सिस्टम है। हम साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जाए, लेकिन किसके थ्रू जाए? प्लाज्मोडेस्माटा। तो हम किसके थ्रू जाएंगे? सिम्प्लास्ट। और हम एपोप्लाज्म के थ्रू जाए। इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल इंटरसेलुलर स्पेस। अब ध्यान सुनना, दोनों रास्ते आपके लिए खुले हैं, लेकिन एक रास्ता फास्ट है। क्यों? सुनो क्यों। क्योंकि जो जड़ें हैं, इन जड़ों में इन्वायरमेंट की हीट पहुंचती है। क्यों? सूरज तप रहा तो धरती गर्म होगी, और धरती गर्म होगी तो हीट पहुंचेगी कहां तक? रूट से। और रूट तक अगर हीट पहुंची तो इवेपोरेशन होंगे। क्या होंगे? तो जो जितने भी इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, फिर से सुनो, किससे? यहां से इवेपोरेशन होगा। क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। तो बताओ यहां पर पानी बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? और कम होने की वजह से यहां निगेटिव प्रेशर बनता है। कैसा? और जहां पर आप बेटा पानी डाल रहे हो वहां पर प्रेशर, बोलो, एक एंड कॉलम नहीं आया। तो बताओ एपोप्लास्ट से जाना, एपोप्लास्ट से जाना स्लो है कि फास्ट? एपोप्लास्ट से जाना फास्ट है। मैं बना रहा हूं, देखो मैं इसी कलर से बना रहा हूं, व्हाइट। एपोप्लास्ट से जाना फास्ट है, क्योंकि एपोप्लास्ट आपको किस वे से लेके जाता है? मास फ्लो से। बोलो किससे? मास। और मास फ्लो से जाना इज अ स्लो की फास्ट? तो आप बोलते हो एपोप्लास्ट इज फास्ट जस्ट बिकॉज यहां पर क्या लग रहे हैं? मास। और कोई पूछे मास फ्लो क्यों, तो बता देना, बुक में भी लिखा है, एनसीईआरटी में भी। क्योंकि यहां पर क्या चलते हैं? इवेपोरेशन। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस से पानी रुकता है कि निकलता है? इसलिए वहां पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और एक है पॉजिटिव, और एक है कॉलम। तो स्लो की फास्ट। अब बताओ, तुमने सिंचाई देखी होगी, जिस नाली में पानी ज्यादा जा रहा, रुकावट कम है, उधर पानी, जिधर रुकावट कम उधर पानी कम जाएगा कि ज्यादा? तो कोई बताए ज्यादातर पानी कौन सा रास्ता लेगा? Most of the water, most of the absorption, ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है वो एपोप्लास्ट फॉलो करता है। यही रास्ता फॉलो करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं तुम एपोप्लास्ट जाओ, मैं साइटोप्लाज्म के अंदर घुसता हूं। और अगर साइटोप्लाज्म के अंदर घुसे, भाइयों बहनों इधर देखो, तो आपको मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। क्या? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी तो दो चीजें चाहिए, सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। और इस वजह से आप सैचुरेशन की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जा सकते हो? तो इसका मतलब ये फास्ट हो जाएगा कि स्लो? ये अचानक बहुत ज्यादा नहीं, ये स्लो मूवमेंट है। तो बताओ सिम्प्लास्ट के जो मूवमेंट है, मैं लिख दे रहा हूं, सिम्प्लास्ट के जो मूवमेंट है फास्ट है कि स्लो? एंड द लेस वाटर, ज्यादा वाटर इस तरीके से जाएगा कि बेटा एपोप्लास्ट।
तो एपोप्लास्ट के दौरान ज्यादातर पानी भागेगा, बहुत तेजी से भागेगा, और एक स्लो तरीके से चल रहा। बोलो कौन? सिंप्लास्ट। मैंने कहा जो ज्यादा जल्दी में होते कहीं नहीं पहुंचते, कहीं पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने बोला जो आसानी से मिल जाए वो एक्चुअली मुश्किल से मिल रहा है। आप एपोप्लास्ट से गए तो कितना तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसके आगे क्या है? फिर से बोलो, कैस्पेरियन स्ट्रिप है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप के आगे परमेबल की इम्परमेबल। तो बहुत तेजी से पानी भागेगा रूट में, किस रास्ते से, पर कहां रुकेगा? एंडोडर्मिस के आगे नहीं जाएगा। और लेकिन स्लो पानी कहां से जाएगा? सिंप्लास्ट। अब जब यहां पहुंच गए तब आगे का रास्ता अब आपके लिए मुश्किल है। या तो लौट जाओ, या तो फिर चुपचाप डुबकी मारो, और डुबकी मारे गुरु तो तुम एपोप्लास्ट से क्या हो गए? सिंप्लास्ट। और फिर अब एपोप्लास्ट नहीं हो पाओगे, अब आपको जाना पड़ेगा किसके थ्रू? नहीं आया तो ज्यादा ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा? एपोप्लास्ट। कम किसके द्वारा? फास्ट किसके द्वारा? स्लो किसके द्वारा? लेकिन अंत में सिंप्लास्ट, अंत में सिंप्लास्ट ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम चले जा रहे थे तो एकदम चले जा रहे थे। और एक और खास बात है, एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, दैट्स व्हाई इट इज अ डेड सिस्टम इन टर्म ऑफ लिविंग एंड डेड कंडीशन। क्योंकि यहां पर सारी चीजें लिविंग है कि डेड है? सेल वॉल डेड, इंटरसेलुलर स्पेस डेड, तो यहां पर एटीपी की जरूरत नहीं, तो देयर इज नो एटीपी रिक्वायरमेंट। यहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो भले फास्ट भाग रहे हो लेकिन एनर्जी नहीं हो रही है, लेकिन ये मूवमेंट डेड सिस्टम के, किसके? लेकिन याद रखना, सिंप्लास्ट चूंकि साइटोप्लाज्म से होकर गुजर रहा है, बताइए कैसा सिस्टम है? लिविंग। तो लिविंग सिस्टम से जाना इट इज, और डेड सिस्टम से जाना। अब मैं पूछूं, मैंने पूरा पढ़ा दिया जो एनसीईआरटी में लिखा है, 2.5 पन्ने में लिखा है सब चीजें, पर मैं पूछूंगा और तुम जवाब दे दोगे तो मैं जानूंगा। बताओ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर? इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। पक्का? बताइए, जाइलम ऑफ रूट के बीच में क्या क्या रास्ते में मिलेगा, याद है? इधर देखना नहीं, मन में। पहला एंडोडर्मिस, जाइलम, वहां तक पहुंचने के कितने रास्ते? एक कौन? एपोप्लास्ट डेड है कि लिविंग? सिंप्लास्ट। एपोप्लास्ट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। हो गया? व्हाट इज सिंप्लास्ट? is the system of interconnected cytoplasm through plasminogenesis. Yes or no? बताओ कौन फास्ट, कौन स्लो? किसमें मास फ्लो के रूल, किसमें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के रूल? सिंप्लास्ट। कौन स्लो, कौन फास्ट? ज्यादातर, कम, अल्टीमेटली। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 10 क्वेश्चन पूछे, 10 सॉल्व कर दिया। अल्टीमेटली अंत में तुम्हें सिंप्लास्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा वहां पहुंचने। अच्छा, सिंप्लास्ट की खास बात है, सिंप्लास्ट की खास बात यह है कि तुम अगर सिंप्लास्ट में घुसे तो साइटोप्लाज्म में घुसे, और साइटोप्लाज्म में घुसे तो उसके बीचों बीच पड़ा है वैक्यूल। बोलो क्या? और इस वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म घूम रहा है। तो अगर सिंप्लास्ट में गए तो तुम और स्लो हो जाओगे। क्यों? तो पहले तो तुम्हें साइटोप्लाज्म के साथ घूमना पड़ेगा। यस और नो? और इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। फिर से बोलो। तो बुक ने इवन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बताई है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एक लाइन में बताइए, व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? इट इज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड वैक्यूल। वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म को घूम जाना, साइटोप्लाज्म का मूव करना, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। चाहे कोई कुछ भी कहे,
कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक मिथ्या है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, झूठ बोल रहे हैं। बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक्चुअली इट इज एग्जिस्टेड। अगर देखना है तो एक पौधे को देखो, हाइड्रिला, बोलो क्या, हाइड्रिला के प्लांट को देखो, इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बहुत ऑब्वियस दिखती है। तुम माइक्रोस्कोप में देखो कि साइटोप्लाज्म घूमता हुआ मिलेगा, और किसके अराउंड मिलेगा, वैक्यूल। तो वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म का घूमना, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो बताओ किस पाथवे में ऐड करेगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? यकीन मानिए 1.5 पेज को आपने इस डायग्राम से अपनी जेब में रख लिया, उस 1.5 पेज में जो कुछ भी लिखा होगा तुमको अब परेशान कभी नहीं कर पाएगा। और जो कुछ भी लिखा है वो मैं आपसे पूछ लेता हूं क्या क्या लिखा है, बता पाओगे? फाइनल है? हटा दें? पक्का? अब फाइनल है। अब अगर तुम एब्जॉर्प्शन सिखा गए तो फाइनल हो गया। चलो 5 मिनट के अंदर पूरा एब्जॉर्प्शन बता देना। चैप्टर का नाम था, टॉपिक का नाम था हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम साइड। देख तो नहीं रहा? अच्छा, रास्ते में क्या क्या मिलेगा याद है? एपिडर्मिस मिल गया। चलो पानी चल रहा है, पानी चलते वक्त सबसे पहला प्रोसेस इम्बिबिशन या फिर डिफ्यूजन। पानी सेल वॉल में आ गया। सेल वॉल में आने के बाद कितने रास्ते? साइटोप्लाज्म में जा सकता है, सेल वॉल से जा सकता है। कितने पाथवे? एक कौन? एपोप्लास्ट। दूसरा एपोप्लास्ट से याद है? सिस्टम ऑफ सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर, ये एपोप्लास्ट है। सिम्प्लास्ट याद है? सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड साइटोप्लाज्म। किसमें मास फ्लो? एपोप्लास्ट। किसमें मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट? कौन फास्ट, कौन स्लो? किसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? पक्का? ज्यादातर पानी, कम। अगर एपोप्लास्ट से गए तो मैक्सिमम कितनी दूर? एंडोडर्मिस। आगे रास्ता बंद है क्योंकि आगे कैस्केड है। अब क्या करें? तो अल्टीमेटली अब देखो, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्ट। एकदम सही बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अल्टीमेटली सिम्प्लास्ट से होता है। शुरू वो दोनों से होता है लेकिन खत्म किससे होता है? सिम्प्लास्ट। क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप आगे एपोप्लास्ट को कंटिन्यू नहीं करे, लेकिन पूछने वाले टीचर बदतमीजी कर देते। कैसे? हम लोग करते हैं बदतमीजी कि जब आप जाइलम तक पहुंचे तो सिम्प्लास्ट थे, क्योंकि इसके पहले थी पेरिसाइकिल। क्या थी? पेरिसाइकिल। लेकिन जाइलम ऑफ रूट से आप जाइलम ऑफ स्टेम में जाइए, और जाइलम ऑफ स्टेम से आप जाइलम ऑफ ब्रांच में जाइए, और जाइलम ऑफ ब्रांच से आप जाइलम ऑफ लीफ में जाइए, और लीफ तक पहुंचते पहुंचते आप चले जा रहे हैं। तो बताओ ये एब्जॉर्प्शन है कि ट्रांसलोकेशन? अब आप ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं जाइलम से। किसे कर रहे हैं? जाइलम। और जाइलम के भी वेसल से। किसे? या फिर ट्रैकीड से। किसे? तो ट्रैकीड और वेसल लिविंग है कि डेड है? और डेड में जाना इज एपोप्लास्ट। तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक, लेकिन ट्रांसलोकेशन इज। और ये कभी भूलना नहीं, क्योंकि ट्रांसलोकेशन स्लो चाहिए कि फास्ट? और फास्ट कौन होगा? तो बुक लिखती है कि एब्जॉर्प्शन जनरली, अंततः एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली कैसा है? सिम्प्लास्ट, लेकिन ट्रांसलोकेशन। और कोई पूछेगा व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। आधे से ज्यादा जनता तुम्हें डिफरेंस नहीं बता पाएगी। पूछना व्हाट इज एपोप्लास्ट, सॉरी व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, बता नहीं पाएगी। तो उसे बताना सॉइल से जाइलम ऑफ रूट तक एब्जॉर्प्शन, जाइलम से जाइलम, जाइलम से जाइलम, इट इज। तो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन इज एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट।
और अल्टीमेटली ट्रांसलोकेशन। पक्का? और ये दोनों बातें जब सीख जाओगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। इतना पढ़ा देने के बाद बुक आपको दोबारा ध्यान दिलाती है कि मॉर्फोलॉजी मत भूलना, और मॉर्फोलॉजी पे ये मत भूलना कि यहाँ पर एक कैप थी, वेरी गुड, रूट कैप। यहाँ एक जोन था, मेरिस्टेमेटिक जोन, और यहाँ एक जोन था, कौन सा जोन? इलॉन्गेशन जोन। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर एक जोन, कौन सा जोन? और मैचुरेशन जोन पर हेयर थे, याद आया? और हेयर का नाम रूट हेयर। रूट हेयर सरफेस एरिया घटाते थे, सरफेस एरिया को बढ़ाते, और सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से एब्जॉर्प्शन कुछ ज्यादा। अब सुनो, बोलते हैं देयर आर सम प्लांट लाइक पाइनस, जिनकी रूट में रूट हेयर थोड़े कम होते हैं या फिर रूट हेयर अब्सेंट होते हैं। और अगर रूट हेयर अब्सेंट होने लगे तो बताओ इनका एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया कम होगा। तब ये ऐसे पाइनस के पौधे अपनी रूट में एक फंगस एसोसिएशन करते हैं। किसका? फंगस का एसोसिएशन करते हैं, नोन एज माइकोराइजा। मैंने पहले भी पढ़ाया है, माइको को अलग और राइजा को अलग। माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट। इट इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन, बोलो, बिटवीन द फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर। और यकीन करो, अभी मैंने माइक्रोब वाले चैप्टर में पढ़ाया ना कि भैया ये जो माइकोराइजा होता है दो चीजें देता है। एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन, याद है? दूसरा मिनरल, याद है? कौन सा मिनरल? फास्फोरस, फॉस्फेट, याद है? और मैंने फंगस का नाम भी बताया था, बोलो कौन सा? ग्लोमस। ग्लोमस जीनस का फंगस जो है वो माइकोराइजा बनाता है, याद है? बहुत पहले मैंने माइकोराइजा को डिटेल में तब पढ़ाया था जब मैं फंगस पढ़ाता। कुछ लोग भूल गए होंगे, ध्यान से सुने, फिर से सुने अभी उस माइकोराइजा को दोबारा, क्योंकि क्वेश्चन आया। माइकोराइजा जब भी बेटा कनेक्शन करता है फंगस के, इधर देखो तो सबसे बाहर है एपिडर्मिस। क्या बेटा? एपिडर्मिस। फिर है कॉर्टेक्स। थोड़ी देर शांत होकर सुनिए, ये रही कॉर्टेक्स। और इनमें माइकोराइजा अपना एसोसिएशन करने आया। माइको मतलब कौन? फंगस। तो फंगस दो तरीके से एसोसिएशन करेगा। पहले वो एपिडर्मिस की वॉल में चिपकेगा और अपने हाइफा अंदर भेजेगा ताकि अटैचमेंट हो सके। लेकिन ये हाइफा जब अंदर जाएंगे तो सेल के अंदर नहीं जाएंगे, इंटरसेलुलर स्पेस तक जाएंगे। किस पे? तो यानी ये फंगस अटैच तो होगा लेकिन सेल के अंदर घुसा हुआ कि नहीं? नहीं। ऐसा माइकोराइजा इट इज नोन एज एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा वो माइकोराइजा है जिसके हाइफा सेल के अंदर घुसते हैं कि नहीं? पर बेटा रूट में अटैच रहते हैं लेकिन सेल के अंदर नहीं घुसते। दूसरे तरीके का माइकोराइजा। अब की बार जो माइकोराइजा आप देखने जा रहे हैं, ये माइकोराइजा भी फंगस है लेकिन इसने अपने हाइफा सेल के अंदर घुसा के वेसाइकल के फॉर्म में बना दिए। किसके फॉर्म में? या फिर ब्रांचिंग बना दिए। क्या बना दिए? ब्रांचिंग। तो बताओ, ऐसे माइकोराइजा जो सेल के अंदर घुस गए हैं, इनका नाम है एंडोमाइकोराइजा। तो बताओ, माइकोराइजा कितने प्रकार का? दो। एक कौन? एक्टोमाइको। दूसरा, जिनके हाइफा इंटरसेलुलर स्पेस पे हैं, एक्टोमाइको। और जिनके हाइफा सेल के अंदर है, एंडोमाइको। और एंडोमाइकोराइजा की खास बात कि या तो वो वेसाइकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? या फिर ब्रांच। क्या? इसीलिए इन्हें वैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसकी वजह से मैंने इतनी देर लगाया। वैम। And what is VAM? It is known as vesicular, avascular, avascular mycorrhiza.
ऐसा माइकोराइजा जो दो फॉर्म में मिलेगा, या तो किस फॉर्म में, वेसाइकल या तो ब्रांच। एब्रेस्कुलम का मतलब होता है ब्रांच, सो इट इज बेसिकुलर एब्रेस्कुलर माइकोराइजा। तो कभी कोई पूछे व्हाट इज वैम, वैम इज अ टाइप ऑफ एक्टो की एंडो, तो वैम इज अ टाइप ऑफ एंडो माइकोराइजा, एंडो माइकोराइजा। व्हाट इज वैम, वी फॉर vesicular. What is A? Abrascular. What is M? Mycorrhiza. It is vesicular abrascular mycorrhiza. So water absorption से के बारे में NCERT में जो जो कुछ दिया था मैंने कोशिश कर ली आपको आ जाए। क्योंकि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि वाटर एब्जॉर्प्शन एक्चुअली एनसीईआरटी में है नहीं, तो मैं कोशिश नहीं कर रहा। एक्चुअली वाटर एब्जॉर्प्शन आर ऑफ टू टाइप, वन इज नोन एज एक्टिव, बोलो कैसे, दूसरा एक में हम एनर्जी खर्च करके पानी को अंदर भेजते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिव। लेकिन ये भी इनडायरेक्टली एक्टिव है, डायरेक्टली कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा, एक्चुअली बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, मैं चाह ही रहा था कि कोई पूछ ले, क्योंकि बुक में है नहीं तो मैं ज्यादातर अवॉइड करता हूं कि ज्यादा ना पढ़ाऊं, पर खैर पूछ लिया गया। तो ये रहा, मान लो ये रहा जाइलम। माना सर आप सही कह रहे हो, माना सर पानी चला जा रहा है और जैसा आप कह रहे हो वैसे ही चला जा रहा है, ऐसे ही चला जा रहा है। इनका क्वेश्चन होना चाहिए सर व्हाट आर द डेराइविंग फोर्स, किस फोर्स की वजह से अंदर चला जा रहा है, क्यों चला जा रहा है। माना कि एपोप्लास्ट से जा रहा है, माना कि सिम्प्लास्ट से जा रहा है, पर जा क्यों रहा है। चलो इधर एपोप्लास्ट में समझ में आता है कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव कॉलम कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वो तो कहां तक जा रहा है, कैस्पेरियनिस्टिक। उसके बाद सिम्प्लास्ट, तो सिम्प्लास्ट का पानी अंदर क्यों जा रहा है, यही क्वेश्चन है। रुक जाए, तो मैं कहता हूं प्लांट ने एक जुगाड़ किया। ये जुगाड़ जब मैं मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा तो दोबारा पढ़ाऊंगा, खैर तुमने यही पूछ लिया तो अच्छे से पूछ लिया। पौधे करते क्या है कि मिनरल का न्यूट्रिशन करते वक्त इन मिनरल को जमा करते हैं जाइलम में। जाइलम में मिनरल को बहुत जमा करते हैं, जाइलम में मिनरल को जमा करने के लिए ये एटीपी खर्च करते हैं, क्या करते हैं, और एटीपी खर्च कर करके खूब सारी एनर्जी खर्च कर करके क्या जमा किया, मिनरल। और मिनरल जमा करने की वजह से यहां का एनवायरमेंट हाइपो की हाइपर, और अगर ये हाइपर हो गया गुरु तो बताओ, आप बताओ जो ऑस्मोसिस होगी हाइपो टू हाइपर, यस और नो, तो पानी अपने आप किधर भागेगा जहां पर क्या है, मिनरल। तो क्या हमने पानी एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी खर्च की, नो, हमने क्या, मिनरल। लेकिन मिनरल एब्जॉर्ब इतने ज्यादा किए कि हमने खर्च कर करके एटीपी खर्च कर करके मिनरल वहां जमा किए, और उसकी वजह से वहां क्या हो गया, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हो गया तो वहां का सोल्यूशन डाइल्यूट की कंसंट्रेशन। और कल ऑस्मोसिस पढ़ाई थी ऑस्मोसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम, और ऑस्मोसिस के लिए चाहिए एसपीएम। व्हाट इज एसपीएम, सेमी परमिएबल। और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि सिम्प्लास्ट से पानी किस वजह से जा रहा है, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस हमेशा कहां से कहां, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन, दूसरे टर्म में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब जड़ में बाहर सॉइल की तरफ पानी ज्यादा, और टिश्यूज में तुमने क्या भर रखे हैं, मिनरल। जाइलम में नहीं, जाइलम के आसपास के टिश्यू में क्या भर रखे हैं, मिनरल। अब बताओ मिनरल कैसे जाएगा, ऑस्मोसिस से। किससे, ऑस्मोसिस के लिए क्या चाहिए, एसपीएम। एसपीएम एपोप्लास्ट में है कि सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट। योर आंसर किसमें जाएगा, क्यों नहीं,
क्यों? तो दूसरी सेल वहां पर रुकी थोड़ी ना। अल्टीमेटली डिराइविंग फोर्स कहां पर है? जाइलम। तो जो भी पानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर कौन ले गया? जाइलम। और अभी भी जाइलम भर जाना चाहिए, ऊपर कौन खींच रहा है? ट्रांसपिरेशन। ये तुम एक सीन देख रहे हो, ये पिक्चर का एक स्टिल फोटोग्राफ देख रहे हो। तुम पूरी मूवरों की मैं एक साथ पूरी पिक्चर दिखाऊंगा तुम्हें कुछ नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें एक फोटो खींच के बताया ये जा रहा पानी, और तुम कह रहे हो अगर ये जा रहा तो सर वैक्यूल फूलना चाहिए। वैक्यूल फूलेगा तब जब पानी वहां कलेक्ट हो। हम पानी को वहां कलेक्ट होने नहीं देंगे। हम कहां पूछेंगे? जाइलम। तो सर जाइलम फूलना चाहिए। जाइलम पे भी हम कलेक्ट नहीं होने देंगे। ट्रांसपिरेशन। कौन? तो जब तक ट्रांसपिरेशन चलता रहेगा पानी रुकेगा नहीं। और इसीलिए रात में पानी जड़ों में रुक जाता है, जो आगे का टॉपिक है। अगला टॉपिक रूट प्रेशर है। देखो अगला टॉपिक क्या है? टॉपिक का पूरा नाम बताओ। वाटर मूवमेंट अप प्लांट। अभी तो हमने वाटर का क्या कर लिया? एब्जॉर्प्शन। अभी क्या बाकी है? ट्रांसलोकेशन। तो ये कोई अलग थोड़ी ना, तुम पानी यहां तक लेके आए तो यहां रुका थोड़ी ना, वो तो निकल गया। तो अगर तुमको जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूं वो एक पिक्चर दिखा रहा हूं यहां तक की, तो ये कोई रुका थोड़ी ना, ये तो चल रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? तो अभी मैं आपका प्लांट भी पढ़ाता हूं, चिंता मत करो। पानी ऊपर कैसे चढ़ रहा है वो भी दिखाता हूं, और फिर पूरी के पूरे रास्ते को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो, और तुम ही कहोगे कि हाँ सर समझ में आ गया। अभी फिलहाल आ गया? चलो भाई हटा रहा हूं, हटा दूं? बताओ कितने रास्ते? एक कौन और एक, और चाहे एपोप्लास्ट से जाए चाहे सिम्प्लास्ट से जाए, देयर मस्ट बी सम डिराइविंग फोर्स जो इसे डिराइव कर रहा हो। और डिराइविंग फोर्स के लिए तुमने वहां क्या जमा कर रखे? मिनरल। और मिनरल जमा किए कैसे? एनर्जी खर्च कर। तो वाटर एब्जॉर्प्शन इज एक्टिव कि मिनरल? मिनरल एब्जॉर्प्शन इज एक्टिव, दैट्स व्हाई वाटर एब्जॉर्प्शन इज पैसिव। लेकिन एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन ना होता तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन ना। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वाटर एब्जॉर्प्शन इज एक्टिव। नहीं आया? नहीं आया ना? आया? कितने रास्ते? दोनों दिख रहे हैं? एक कौन? एपोप्लास्ट, दूसरा। अब बताओ पानी कहां पहुंच चुका है? जाइलम ऑफ रूट्स। अब कहां जाएगा? जाइलम ऑफ स्टेम, ब्रांच, लीफ। नीचे के ऊपर। तो टॉपिक का नाम क्या होगा? वाटर मूवमेंट अप प्लांट। यही टॉपिक का नाम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर मूवमेंट अप प्लांट। प्लांट में पानी ऊपर चढ़ना, ये है दूसरा टॉपिक। तो मैं देखो तुम्हें क्या पढ़ा चुका हूं और क्या पढ़ाने जा रहा हूं वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। बताओ क्या मैं ये पढ़ा चुका हूं? What it is? अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? थैंक यू वेरी मच। अब मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं वाटर मूवमेंट अप प्लांट। Water movement up plant, and that is known as ascent of sap. Please write it down NCERT में, नहीं तो लिख लेना। This is also known as ascent of sap. Ascent का मतलब होता है upward conduction and sap का मतलब water. So कोई पूछे व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप, बोलना अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। हालांकि मैं यहाँ केवल वाटर पढ़ाने आया हूं, लेकिन केवल वाटर जाता है कि मिनरल भी जाता है? मिनरल। इट इज अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सो वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट इज नथिंग बट इट इज एसेंट ऑफ सैप। और एसेंट ऑफ सैप की डेफिनेशन, इट इज अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सुनना, बहुत बढ़िया टॉपिक है अपवर्ड कंडक्शन, सबको मालूम है। इट विल फॉलो द मास फ्लो हाइपोथेसिस। कौन सी हाइपोथेसिस? मास फ्लो हाइपोथेसिस।
क्योंकि ये तो सर पहले ही पढ़ा चुके हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस। और सर ने पढ़ाया है कि मास फ्लो हाइपोथेसिस के लिए एक एंड बीच में कॉलम कॉन्टिन्यूअस। तो भैया एक एंड पॉजिटिव, एक एंड नेगेटिव कॉलम, पक्का? इसका नाम रूट प्रेशर, इसका नाम ट्रांसपिरेशन पुल। और यहां पर कॉलम कॉन्टिन्यूअस, जाइलम कॉलम है जिसके अंदर वाटर कॉलम पड़े हुए हैं। तो सर ने जो पढ़ाया उससे भगने वाले नहीं है। अब बताओ यहां क्या लिखूं? पॉजिटिव में रूट प्रेशर, ओके, यहां पर ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, और बीच में क्या लिखूं? वाटर कॉलम। बोलो क्या? और ये वाटर कॉलम है कहां पर? जाइलम में है। तो देखा जाए अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर में कौन सी हाइपोथेसिस लगती है? मास फ्लो। और मास फ्लो हाइपोथेसिस के लिए एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव, और पॉजिटिव एंड इज रूट प्रेशर। तो सर हमें रूट प्रेशर पढ़ाओ। देखो बुक ने कितनी ईमानदारी से क्या पढ़ाया है, रूट प्रेशर। अपवर्ड कंडक्शन में जो पहला पॉइंट पढ़ाया वो क्या है? रूट प्रेशर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए रूट प्रेशर। सर प्लीज टेल मी अबाउट द रूट प्रेशर, कि ये कैसे पैदा होता है। देन टेल मी अबाउट द ट्रांसपिरेशन पुल। उसके बाद कौन सा है? देखो उसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल है। इसका मतलब अपवर्ड कंडक्शन में दो ही बड़े फोर्स लगने हैं। बोलो कौन? दो बड़े फोर्स, बोलो कौन? रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब और आसान हो गया। इधर से पानी यहाँ रुक रहा है क्या? कॉन्टिन्यूअस ऊपर चढ़ाया जा रहा है, और यहाँ रुक रहा है क्या? बाहर जा रहा है। तो पानी कहीं रुक ही नहीं रहा। ट्यूबवेल से पानी निकल तो रहा है सर, लेकिन नाली कहीं ब्लॉक। फूलेगा तो तब जब नाली कहीं, एक तरफ से पानी निकल रहा है, एक तरफ से जा रहा। कौन सा फ्लो? लेकिन यहां तक एब्जॉर्प्शन, यहां तक, यहां ट्रांसपिरेशन। तो इस प्रोसेस का नाम ट्रांसपायरेशन, इसका नाम एब्जॉर्प्शन। क्यों हलवा बनाया जाए? क्यों टेंशन किया जाए किसी चीज को? नहीं सर हम तो मुश्किल में करके ही पढ़ेंगे। कुछ मुश्किल है नहीं। एक एंड कॉलम। ये और बात है कि पॉजिटिव एंड का नाम, नेगेटिव का नाम। तुम टेल मी हाउ रूट प्रेशर हैज बीन डेवलप्ड। कैसे रूट प्रेशर पैदा होता है? आइए रूट प्रेशर को समझते हैं। समझे? चलो बाय करें इसे। चलो, हाउ द रूट प्रेशर इज गोइंग टू डेवलप। तो पहले डेफिनेशन, फिर मैं उसको प्रूफ कर दूंगा। रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। शब्द को ध्यान से सुनना। बोलो पॉजिटिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट इज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तभी पैदा होता है जब पानी रुके। पानी, और आपने कहा पानी तो रुकना, तो देखते हो कब रुकेगा? रात में रुक जाएगा। क्यों? रात में ट्रांसपायरेशन, या फिर दिन में ट्रांसपायरेशन स्लो हो और एब्जॉर्प्शन ज्यादा, तब भी रुकेगा। यस और नो? क्या ज्यादा हो, क्या कम हो? और ट्रांसपायरेशन डिपेंड अपॉन द सनलाइट। जैसे कोहरा हो और बेटा धूप ना निकली हो, तो बताओ रूट प्रेशर होगा? यस सर, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक। और हमको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन बनाई गई है, P इज इक्वल टू H रो G, जहां रो इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है जो लगभग 1 के बराबर ही है।
G is acceleration due to gravity. और भाइयों इतना तो मैं जानता ही हूं कि अगर बहुत गहराई ऊपर नीचे ना की जाए तो G ऑलमोस्ट, रो ऑलमोस्ट, तो केवल बदलेगा क्या? हाइट बढ़ी तो प्रेशर, हाइट कम हुई तो प्रेशर। और हाइट कब बढ़ेगी? जब एब्जॉर्प्शन किया जाने वाला वाटर रुके कि भागता है? भागता है, रुके। अगर रुकेगा तो क्या बनाएगा? वाटर कॉलम। क्या बनाएगा? और वो भी भागता हुआ कि स्टैटिक? स्टैटिक। सो आई नीड अ रनिंग वाटर और स्टैटिक वाटर। और स्टैटिक वाटर की ही हाइट लोगे तो जितना बाल्टी में पानी भरता जाता है क्या बढ़ता जाता है? एच। मेरे सर बोलते थे कि देखो बाल्टी वही है लेकिन ये भारी होती जा रही है। मैंने कहा सर कैसे होती जा रही? बोले बेटा इसमें तुम पानी भरते जा रहे हो। तो मैंने कहा पानी भरने से क्यों भारी होती जा रही? क्योंकि वो बोलते थे नीचे एक प्रेशर लग रहा, P = H रो G। रो वही, G वही, H रो, सॉरी H रो G। तो रो वही, G वही, क्योंकि पानी वही और ग्रेविटी वही। बढ़ क्या रही है? हाइट। जितनी हाइट बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा। बाल्टी उठाना आसान की मुश्किल? नहीं आया। तो यही है। अब बोले सर ये बाल्टी कौन सी है? तो मैंने कहा बाल्टी तो मैं दिखा देता हूं। पौधे में ऐसी कौन सी बाल्टी है? मैं दिखाता हूं। पौधों में है वेसल्स। नाम सुने हो? और वेसल कहां नहीं होते? जिम्नोस्पर्म। तो पहला रूल, अगर वेसल नहीं तो रूट प्रेशर नहीं। बताओ जिम्नोस्पर्म रूट प्रेशर पैदा करते हैं? ऑब्वियस, ऑब्वियस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन एक साल पूछा गया कि जिम्नोस्पर्म में रूट प्रेशर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें वेसल नहीं है, क्योंकि हमें बाल्टी चाहिए जिसमें हम पानी भर सकें। बाल्टी का नाम क्या है? वेसल। आइए अब मैं एज्यूम कर रहा हूं वो वेसल, बस मुझे एज्यूम करना पड़ेगा इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं। मान लीजिए ये वेसल है, ऐसी वेसल बहुत है, कॉन्टिन्यूअस वेसल, रूट की वेसल दी, सबकी वेसल। इन वेसल्स में पानी भरने लगा और ये पानी मूव नहीं कर रहा है तो जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा क्या होगा? उतना पानी यहां भरेगा। अगर भरेगा तो क्या बढ़ेगी? H। क्या रो और G क्या बढ़ेगा? P। मतलब क्या होगा? H रो G। तो इधर मैं इधर से दिखा रहा हूं लेकिन पानी इधर से नहीं आता, इधर से आता है, नीचे से। तो इधर से जो पानी आ रहा है वो घट रहा नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। तो वो एक धक्का मार रहा है किसको? अपने ऊपर वाले पानी को, जो किसके बराबर होगा? H रो G। और रूट एकदम ऐसे नहीं होती, समझ रहे हो? जो तुम मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ लो जिनका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि सर आपने तो ऐसे ही बनाई तो आपको रूट ऐसी बनानी चाहिए। मैं कई बार क्वेश्चन डील कर चुका हूं ना, इसलिए मैं डर जाता हूं। क्योंकि जितनी ज्यादा पानी की हाइट बढ़ेगी H रो G बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो बढ़ना चाहिए टुवर्ड्स ग्रेविटी, फोर्स लगना चाहिए, लेकिन वो पानी आ किधर से रहा? ग्रेविटी से। ग्रेविटी से, इसलिए वो धक्का मारेगा। क्या मारेगा? धक्का। और वो क्या होगा? H रो G। ये कब होगा? जब ये भगता रहे कि रुक जाए। तो जनरली ये रात में पैदा होता है। कब पैदा होता है? रात में, क्योंकि रात में क्या नहीं है और ट्रांसपिरेशन नहीं है तो पानी का बुलावा ऊपर, पानी ऊपर बुलाया तो एब्जॉर्प्शन तो रुकने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम खर्च कर रहे हो एटीपी। तुम दनादन एटीपी खर्च करके पानी भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। रात भर पानी भरा भरा, लेकिन रात भर पानी निकाला तो बताओ पानी यहाँ कलेक्ट होगा, वाटर कॉलम बनेंगे, एंड दैट विल क्रिएट H रो G। And that pressure develop in root only। कहाँ डेवलप हुआ? और रूट डेवलपमेंट हुआ होने की वजह से इस प्रेशर का। तो कोई मुझे पूछे रूट प्रेशर क्यों पैदा हुआ, तो मैं कहूंगा एब्जॉर्प्शन ना होता, रूट प्रेशर ना होता, या फिर एब्जॉर्प्शन होता और ट्रांसपिरेशन पुल उससे ज्यादा क्या होता? ज्यादा होता तो भी रूट प्रेशर होता कि नहीं होता? तो क्या कम हो गया?
क्या बढ़ गया, या फिर रात आ गई, क्या आ गई, रात, बेटा ट्रांसपिरेशन कम, एब्जॉर्प्शन ज्यादा, पानी ऊपर, तो कॉलम बना, क्या पैदा हुआ, एच रो जी। अब देखो पढ़ो रूट प्रेशर, व्हाट इज रूट प्रेशर? रूट प्रेशर इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन की एक्टिव, दोनों में अंतर है। एब्जॉर्प्शन अलग बात है, वो तो पैसिव भी हो सकता है, लेकिन यहां पर एक्टिव, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई रूट। सो कोई पूछे व्हाट इज रूट प्रेशर, बता पाओगे? इट इज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई रूट। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब एनर्जी खर्च करके, यस सर। तो जितना ज्यादा एनर्जी खर्च करके तुम वाटर यहाँ एब्जॉर्ब करोगे, वाटर का कॉलम घटेगा कि बढ़ेगा? बोले सर देखा जा सकता है क्या? बोले हाँ, एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग। कब? क्योंकि जैसे ही दिन आएगा, धूप आएगी, क्या चालू हो जाएगा, और ट्रांसपायरेशन चालू हो गया तो जो पानी रुका है वो उड़ जाएगा, तो कॉलम नहीं बचेगा, तो एच रो जी, रूट प्रेशर। बहुत खतरनाक टॉपिक है, अगर अच्छे से आते हैं तब तो आएंगे, नहीं तो नहीं है, नहीं तो केवल रट्टा मार के घर बैठो और हो जाता है। अब मैं रूट प्रेशर का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में दिया है। यस दिया है, लेकिन डायग्राम नहीं बनाया, दिया है। बोलते हैं किसी भी हर्बेसियस पौधे को, हर्बेसियस मतलब हरे पौधे को, आपने बोला मुझे तो नीम में सर रूट प्रेशर देखना, नहीं मिलेगा। नीम में रूट प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि नीम के पास पत्तियां बहुत ज्यादा हैं, वो शाम को रात को भी थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन करती रहती, और उसका स्टेम बेटा बहुत वुडी है, और उसको काट दोगे तो बेटा एक दो एक्सुडेशन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप अगर रूट प्रेशर देखना चाहते हो तो हरे पौधे को लो। कैसे? हर्बेसियस। एक हर्बेसियस पौधा लिया, ये रहा, जिसकी ये रही रूट और ये रही लीव्स, और इसे रात भर पानी पिलाओ, खूब सारा पानी इसमें डालो रात भर, और अर्ली मॉर्निंग, कब? अर्ली मॉर्निंग आओ और इसको ब्लेड से काट दो। बोले सर नीम भी ब्लेड से काटी जा सकती है, इसीलिए क्या है, हार्बेसियस। कैसा? हार्बेसियस। और जैसे ही तुमने इसे काटा तो काटना रूट के पास, रूट के, बोले रूट के पास ही क्यों काटेंगे सर, हम तो दूर काटेंगे, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पुश हैवी है कि। तो जैसे ही तुमने बेटा इसे काटा, जैसे ही तुमने काटा तो कटे हुए पार से बूंदें छलकने लगेगी। क्यों? क्योंकि नीचे से क्या लग रहा है, रूट प्रेशर। क्या लग रहा है? और ये रूट प्रेशर आपको पुश दे रहा है कि पुल? पुश। और ये पुश होगा मॉडेस्ट, हैवी की मॉडेस्ट। बोलते हैं बहुत बड़ा पुश नहीं होता, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 मीटर, बस इससे ऊपर पानी पहुंचा नहीं सकता, मैक्स। तो यूकेलिप्टस जैसे पौधों में जो 100 मीटर ऊंचे हैं, उनमें रूट प्रेशर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ट्रांसपिरेशन। सो व्हाट, विच इज द मेन फोर्स फॉर द एसेंट ऑफ सेल? ट्रांसपिरेशन। नहीं आया? आया? तो बताओ ये मॉडेस्ट फोर्स है। बोलते हैं तुम इसे नाप भी सकते हो, तुम यहां पर एक रबर लगा दो, रबर लगा दो, चलो लगा देते हैं रबर, और बोलते हैं इस कटे हुए प्लांट में रबर लगा लो, और इस रबर वाल को एक टैप के साथ जोड़ दो, धीरे धीरे पानी भरता जाएगा। तुम इतना जितना पानी यहां डालते जाओगे एब्जॉर्ब होता जाएगा, पुश मिलेगा, थोड़ा बहुत पानी आपको यहाँ, तो पानी ऊपर चढ़ाते हो,
हाँ, तो क्या रूट प्रेशर वाकई एग्जिस्ट करता है? यस सर। तो बोलते हैं रूट प्रेशर को देखने के लिए आपको अपना हर्बेसियस प्लांट का स्टेम कहां से कट करना है? रूट से कि स्टेम से? स्टेम से, बट नियर द। तो आपको पुल मिलेगा कि पुश? और ये पुश हैवी की मॉडेस्ट? और क्या इससे बूंदे छपलक जाएंगी? क्या उन्हें तुम कलेक्ट कर सकते हो? यस। कहते हैं हर बार रूट प्रेशर देखने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम एक्सपेरिमेंट करो। नेचर ने भी व्यवस्था कर रखी है, और नेचर ने एक व्यवस्था की है, नाम है गटेशन। फिर से सुनो, गटेशन हर्बेसियस पौधों में ही मिलेगा, नीम में नहीं मिलेगा, हर्बेसियस प्लांट में ही मिलेगा। अब ये क्या होता है पहले सुनो। जैसे ज्वार, बाजरा, बार्ले, ऐसे पौधे जो हर्ब है, इन पौधों को अर्ली मॉर्निंग देखने जाओ। अर्ली मॉर्निंग जब देखने जाओगे तो इन पौधों की अर्ली मॉर्निंग में पत्तियों के मार्जिन से ओस जैसी छलकती हुई बूंदें दिखाई पड़ती है। यस और नो? ये ओस नहीं है, ये पानी निकला है जो लीफ के मार्जिन से निकला है। कहां से? और लीफ के मार्जिन से ये पानी की बूंदें क्यों निकली है? क्योंकि इन्हें धकियाया गया है। कहां से? रूट से, कि ऊपर भागो। क्यों धकियाया गया? क्योंकि इनका मेन काम ट्रांसपिरेशन चल रहा था कि नहीं चल रहा था? नहीं चला। तो ट्रांसपिरेशन ना चलने की वजह से, सुनो, ट्रांसपिरेशन ना चलने, कट का मतलब होता है ना चलने की वजह से एब्जॉर्प्शन बंद नहीं हो जाता। एब्जॉर्प्शन तो जारी रहेगा। कैसा एब्जॉर्प्शन? पैसिव की एक्टिव? एक्टिव एब्जॉर्प्शन जारी रहेगा। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन जारी रहेगा तो वाटर कॉलम, और वाटर कॉलम बनते रहेंगे तो पुश। कौन सा पुश? रूट प्रेशर। और क्या रूट प्रेशर इस पानी को ऊपर भेजता रहेगा? क्योंकि पौधे बहुत ऊंचे नहीं है, छोटे हैं, तो क्या ये 10 से 15 मीटर तक पानी को भेजेगा? पानी पहुंचेगा लीफ के पास। लीफ कहेगी अब मैं कहां भेजूं? बोले कुछ नहीं, नीचे से धक्का आ रहा, कौन मार रहा? तो रूट प्रेशर इस पुल और पुश। तो बोला गया पानी को धकियाया जा रहा, निकालना ही पड़ेगा। तो वेपर के रूप में निकलेगा कि ड्रॉपलेट? ड्रॉपलेट के रूप में पत्तियों के कोने से छलक जाएगा। और ये छलका हुआ पानी क्यों है? ट्रांसपिरेशन से कि गटेशन से? गटेशन। तो गटेशन का कारण कौन सा प्रेशर है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका ऑल इंडिया पीएफटी में 3 बार कि व्हाट इज, इस साल आया था, पिछले साल, कि which is the pressure required for guttation? What is guttation? Loss of water. Loss of water in the form of water droplets. From leaf through, ध्यान से सुनना, थ्रू सुनना, थ्रू हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स उन ओपनिंग को बोलते हैं जिनसे पानी छलकता है, और ये हाइडाथोड्स हमेशा ओपन रहती हैं, कभी बंद। ये स्टोमेटा जैसी नहीं है, स्टोमेटा बंद भी हो सकते हैं, खुल भी सकते हैं। हाइडाथोड्स हमेशा खुले रहते हैं, और इन हाइडाथोड्स को हम लोग वाटर स्टोमेटा का नाम देते हैं। कौन सा नाम? वाटर स्टोमेटा। तो कभी कोई पूछे व्हाट इज गटेशन, बता पाओगे? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ लीफ। फ्रॉम लीफ लिखा मैंने, फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ लीफ, मार्जिन लिख लेना है पर, फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ थ्रू हाइडाथोड्स। और हाइडाथोड्स उन ओपनिंग को बोलते हैं जिनसे बूंदें छलकते हैं। और हाइडाथोड्स इज कंट्रोल्ड ओपन की ऑलवेज ओपन? ये स्टोमेटा है कि वाटर स्टोमेटा? तो क्या ये स्टोमेटा जैसी है? ना, स्टोमेटा को तो खोला भी जा सकता है, बंद भी किया जा सकता है, ये केवल खुली रहती है। एंड दीज आर नोन एज। अच्छा, आज जुम्मा है क्या? ठीक है, सुनो, आज शाम की क्लास, क्योंकि बाकी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, वैसे तो मैं नहीं रोकता क्योंकि शायद आपकी केमिस्ट्री क्लास नहीं है तो ठीक है, आज शाम जाकर के एंजॉय करो, पर कैसा? पढ़ के, ठीक है? कल पेपर है,
कल है? तो आज कल के पेपर की तैयारी करो। तो आज शाम की क्लास नहीं रख रहा हूँ, मंडे को मिलते हैं। कब? टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। और जुम्मा मुबारक। चलो, और हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर का पहला जुम्मा मुबारक। अरे मामी की लड़की थी। अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही है। देखो दिखा रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी लगती है ना। बहुत दिन बाद हुई है शादी के। क्या शादी की बहुत दिन बाद हुई है पहला। कितने दिन बाद? अरे 3-3.5 साल बाद हुई है। इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी क्यूट लग रही थी, बहुत अच्छी लगती है यार। इतना यूट्यूब पे आता रहता है ना, गुस्सा आता है। क्या देखो, फिजिक्स मेडिकल है। यहीं पे किसी में ऊपर नीचे करती रहना ना तो लाइव दिखाएगा। हाँ, लेकिन हमको लग रहा है ना 49 के बाद आया ही नहीं है क्या लेक्चर, क्योंकि उसके बाद एक लेक्चर तो अभी चला के देख रहे, अभी खुद ही पता चल जाएगा। अगर नहीं आया होगा तो जाना पड़ेगा क्लास करने। हम तो आएंगे। बहुत स्टूडेंट्स और हम ही लोगों को पढ़ाया ना। सच में ऐसे हम ही लोगों को तो सर ने पढ़ाया है ना। हाँ, आएगा लेक्चर। रुको 1 मिनट भागना। हाँ